जी नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसके पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। आज क्लास में कुछ क्वेश्चन शामिल हैं 2D और 3D के। यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं और ए बी और सी डी, ए बी का सी डी पर प्रक्षेप दे रखा है, ए बी का सी डी पर प्रक्षेप वो दे रखा है जेटा स्क्वायर प्लस 4। तो जाई जेटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करना है, आपको क्या है, एक प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोजेक्शन का, प्रक्षेप का। और जो प्रोजेक्शन है वो ए बी का सी डी पर है। तो जिस पर प्रोजेक्शन होता है डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो सी डी के ऊपर है तो सी डी का मैग्नीट्यूड, अगर सी डी का ए बी पर होता तो डिवाइड में ए बी का मैग्नीट्यूड आता, ठीक है ना। तो जिस पर होता है वो बटे में उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। तो सबसे पहले ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, तो ए बी वेक्टर निकालना है आपको। ऐसे ही सी डी वेक्टर भी निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पर जो पॉइंट ए और बी है उसमें जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाला पॉइंट माइनस करना होता है, क्रॉस पॉइंटिंग, ठीक है ना। तो -2 में से +1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और 1 में से 1 में से माइनस करेंगे 2, -1 आ जाएगा। और 3 में से माइनस करेंगे 5 तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 2, आई जे और के। तो ये वेक्टर ए बी आ चुका है। ऐसे ही वेक्टर सी डी भी निकालना, आपको क्या निकालना है, सी डी। तो ये पॉइंट सी है और ये डी है। तो 2 - 4 तो -2, 1 - 4 तो -3, और -4 - 2 करेंगे तो माइनस का 6। आपके पास ए बी और सी डी दोनों वेक्टर आ चुके हैं। अब इन दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट होगा, तो क्रॉसपोंडिंग का वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 × 3 -3 × -2 +6, -1 × -3 +3, -2 × -6 +12। कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 21। कितना आ जाएगा, 21। साथ में आपको डिवाइड में सी डी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्या लेना है, सी डी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में। तो सी डी है उसके आई जे और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लेना है। तो -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9, -6 का स्क्वायर +36। इनको ऐड कर दो, 36 9 45 और 4 49। 49 का वर्गमूल होता है 7। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। इस प्रकार आपके पास ए बी और सी डी का जो प्रोडक्ट है वो है 21 और इसका मैग्नीट्यूड है वो 7 है। आपके पास जो प्रोजेक्शन आया है वो 3 आया है। कितना आया, 3। लेकिन क्वेश्चन में जो बता रखा है, क्वेश्चन में प्रोजेक्शन बता रखा है वो जेटा स्क्वायर +4 बता रखा है। तो आपको जेटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। आपको प्रक्षेप बता रखा है, हमने निकाला 3 और क्वेश्चन ने बता रखा है ये। तो चलिए इसे अगर आगे हल करें, +4 और हमारी तरफ से क्या है, 3, बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब हमें ध्यान है कि किसी का भी स्क्वायर, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ जेटा की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है।
तो यहाँ पर जेटा की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो कोई वास्तविक मान नहीं, नो रियल वैल्यूज इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है वो आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा। ठीक है ना। बाकी प्रोजेक्शन तो आपका 3 आया है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन नहीं पूछा, प्रोजेक्शन अपनी तरफ से दिया है, फिर जेटा की वैल्यू पूछी है। जेटा का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिसके लिए प्रोजेक्शन वो 3 बन जाए। ठीक है ना। नो रियल वैल्यू इज पॉसिबल। नेक्स्ट। हाँ जी, ये प्लेन का है, समतल का क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समतल के 2 समीकरण दे रखे हैं और उन दोनों के मध्य जो कोण है उसके अर्धक का जो समतल है उसका समीकरण बनाना है। तो 2 समतल के मध्य के कोण के एंगल बाई सेक्टर है, उस समतल का हमें क्या बताना है? समीकरण बताना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन समतल को यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, यानी कि एक्स वाई जेड के रूप में लाना है आई जे के की जगह। तो सीधा सा तरीका, वैसे तो यहाँ पे जो आपका आर है, यहाँ पे जो आर वेक्टर है, ये प्लेन पर किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बताते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है एक्स आई के, वाई जे के, जेड के की। तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो सामने आपके रिजल्ट आएगा जो सिंपल है। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अगर दोनों ही प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, कार्तीय रूप में लाना है, आपको जहां जहां आई जे और के दिख रहा है और आर वेक्टर दिख रहा है, तो आर को हटा दो, आई जे और के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो। आई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स, जे की जगह क्या आ जाएगा? वाई, और के की जगह क्या आ जाएगा? जेड। क्या आ जाएगा? जेड। तो 2z, जेड। और ये 19 है प्लस का उस साइड में, इस साइड में आके किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा प्लेन है, उसमें भी सेम यही काम करना है। ठीक है ना। हालांकि बेसिक यही है कि आर की जगह ये रखो और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करते हो, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो यही बना, ऐसे ही इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी वो आपको समझा दूं। आप यहाँ पे इसको, आप यहाँ पे इस आर को भूल जाओ और आई जे और के की जगह एक्स वाई जेड रख दो, आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ 4i तो 4x हो जाएगा, -3j 3y हो जाएगा, और प्लस 12, प्लस में कितना है? 12 के, 12z हो जाएगा। ये इधर प्लस का 3 पहले से ही दे रखा है, बराबर में क्या है? बराबर में क्या है? 0। तो आपके पास ये 2 समतल के समीकरण आ गए। ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मेट है, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है ना। x1 y1 z1 बोल सकते हैं इसे, x2 y2। आपके पास 2 प्लेन है, उन दोनों प्लेनों के समीकरण आ चुके हैं। अब इन दोनों प्लेनों के मध्य जो एंगल बन रहा है, उस एंगल के एंगल बाई सेक्टर का, उस एंगल के एंगल बाई सेक्टर का, यानी कि अर्धक का जो समतल है उसका समीकरण बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ठीक है ना। 2 प्लेन के एंगल बाई सेक्टर पे जो समतल होता है उसके समीकरण निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो क्या है तो समझना आप। वो होता है, यहाँ पर जो ये वाला प्लेन है इसको यूं का यूं लिख लो। ठीक है। तो जो केवल व्यंजक है वो लिखना है, बराबर में 0 को छोड़ देना है, और डिवाइड में अंडर रूट में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लेना है।
एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में प्लस माइनस का चिन्ह काम में लेना, प्लस का भी चिन्ह काम में लेना, माइनस का भी। इसका कारण मैं बता दूंगा आपको, इसका कारण मैं आपको बता दूंगा। फिर इधर वाला प्लेन 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस में 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बस अब इसको हल करना है, डायरेक्ट आपके समतल का समीकरण बन जाएगा। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो दो आएंगे समतल के समीकरण। उसका रीजन ये है आपको यहाँ पे रफली समझाऊं मैं। मान लीजिए एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर ये भी हुआ और एक एंगल बाइसेक्टर ये भी हुआ। एक इक्वेशन इसकी आएगी, दूसरी इक्वेशन इसकी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि दो ऐसे सिंपल सा ही है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहां पे एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा त्रिशा विमुख कोण बनते हैं। तो एक लाइन इधर से आएगी दूसरी लाइन इधर से आएगी तो दो कोण बनते हैं वहां पर। तो उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर बनेंगे तो दो इक्वेशन आपकी आएगी, एक बार प्लस का चिन्ह लेने से और एक बार माइनस का। चलो यहाँ पर इसको अगर हल करें और एक बार प्लस का चिन्ह ले लेके, ठीक है ना, एक बार प्लस का चिन्ह लेके हल करते हैं तो आपकी x 2y 2z x 2y 2z माइनस 19 4 प्लस 8 8 प्लस 1 9 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 बराबर 4x माइनस 3y प्लस 12z 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3 डिवाइड 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16 और 9 25 12 का स्क्वायर 144 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 13 कितना आ जाएगा 13 16 9 25 9 44 तो 13 इसका वर्गमूल क्या जाएगा 13 जी। चेक कर लो प्लस माइनस की कहीं गलती। 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3 ठीक है। अब क्रॉस गुणा करना है तो 13 का गुणा इधर हो जाएगा तो 13x प्लस 13 दूनी 26y प्लस 13 दूनी 26z माइनस 19 गुणा 13 करेंगे तो 19 57 7 19 से कम 19 19 और 5 24 बराबर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12x 9y 12 तिया 36z और 3 तिया। अब सभी को एक तरफ ले आओ तो एक समीकरण सेट हो जाएगा। तो ये 13x है वो 12x है तो x बचेगा। ये 26y है वो माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35y 35y प्लस उधर 36 प्लस का है इधर आके माइनस का होगा तो माइनस का 10z। फिर वो वाली जो वैल्यू है प्लस की या फिर ये माइनस का 245 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 47 है 9 इसमें प्लस करेंगे तो ये बनेगा 256 तो ये हमारे XYZ के रूप में इस समतल का समीकरण आ गया, अर्धक के समतल का समीकरण आ गया। और इसे अगर मैं i j और k के रूप में चेंज करना चाहता हूं तो जैसे मैंने किया था i j k को हटा के XYZ लिया था, XYZ को हटा के वहां i j और k ले लूंगा और इनटू में r ले लूंगा। इनटू में क्या ले लूंगा r, x की जगह आ जाएगा i प्लस का ये यहाँ प्लस का 35 j यहाँ माइनस 10 k और बराबर में कितना आ जाएगा 256। अब ऑप्शन पे आ जाओ। एक तो आपको लास्ट में देखना 256 हो और 256 के साथ तो यहाँ तीन ऑप्शन में 256 है और हमारा क्या आया है i
प्लस 35 माइनस 10, i प्लस 35 माइनस 10, तो कौन सा ऑप्शन है? i प्लस 35 माइनस 10, थर्ड वाला ऑप्शन है i प्लस 35 माइनस 10 बराबर 256। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिंपल सा था। ये कोई दो प्लेन के जो अर्धक का समतल होता है, दो प्लेन का जो एंगल वाइज सेक्टर का जो प्लेन होता है उसका समीकरण का फॉर्मूला है ये, और इसके लिए उन दोनों प्लेन का समीकरण चाहिए केवल, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के रूप में। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एक प्लेन दे रखा है आपको, सॉरी, एक प्लेन में निर्देशीय अक्षों के बिंदु ए बी और सी पर इस प्रकार काटता, तो कोई एक प्लेन है जो एक्स वाई जेड को काटता है ए बी और सी पर, ए बी और सी पर, और इन ए बी और सी से, इन ए बी और सी से एक त्रिभुज बन रहा है, इन ए बी और सी से एक त्रिभुज बन रहा है, और उस त्रिभुज के केंद्रक दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ए बी सी है, वो है किस पे? तीनों एक्स पे हैं, तीनों एक्स पे हैं। इसका मतलब ये अगर एक्स एक्स पे है तो वहां एक्स की कुछ वैल्यू है, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेट है उसके क्या है? शून्य है। ऐसे अगर बी पॉइंट वाई एक्स पे है तो वहां एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है जैसे बी मान लेते हैं, लेकिन जेड की वैल्यू वहां पर भी क्या है? 0 है। इसी प्रकार अगर सी पॉइंट जेड एक्स पे है तो वहां जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वहां एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है ना? तो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे तीनों पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए इस तरीके से। अब इन तीनों पॉइंट से बन रहा है त्रिभुज, और किसी त्रिभुज के सेंट्रोइड निकाले जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी त्रिभुज के सेंट्रोइड निकालते हैं अगर हम, किसी भी त्रिभुज के क्या निकालते हैं? सेंट्रोइड। किसी भी त्रिभुज के अगर हम सेंट्रोइड निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड में 3, यही लेते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे हिसाब से जो एबीसी लिए हैं। क्या आ जाएंगे? a प्लस जीरो ए बटा में 3, 0 प्लस जीरो बी बटा में 3, 0 प्लस सी बटा में 3। तो ये हमारी तरफ से 3 पॉइंट लिए थे एक्स वाई जेड पे, उनके केंद्र के, उन एबीसी से बना त्रिभुज है उसके केंद्र के निर्देशांक आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या है? इसके निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक 2 3 4 है। क्या है? 2 3 और 4 है। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो a बटा 3 बराबर 2 है, a बराबर कितना आ जाएगा? 6। b बटा 3 बराबर 3 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 3 या 9। c बटा 3 बराबर 4 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 4 3 12। तो abc का मान आ चुका है। और abc है क्या? abc है क्या? a है, समझना यहाँ पर, जो a है वो x इंटरसेप्ट है, y है, सॉरी b है वो y इंटरसेप्ट है, और c है वो z इंटरसेप्ट है, z इंटरसेप्ट है। तो तीनों x के इंटरसेप्ट हमें पता है क्या है? a b और c, और उन तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी है? 6 9 और 12। अब हमें पता है, अगर हमें तीनों x के इंटरसेप्ट पता है तो एक प्लेन का जो समीकरण होता है वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में x बटा x का इंटरसेप्ट, y बटा y का इंटरसेप्ट, z बटा z का इंटरसेप्ट बराबर में क्या होता है? 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप होता है समतल का। ठीक है ना? अब एबीसी रख दो, 6 9 और 12, 6 9 और 12।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बट्टे वाले नंबर को हटाने के लिए उसके एलसीएम से गुणा कर दो। तो 6, 9, 12 का एलसीएम 36 होता है। इस पूरी इक्वेशन को 36 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा x बटा 6 करूंगा तो 6x आ जाएगा। 36 गुणा y बटा 9 करूंगा तो 9 चौक 36, 4y आ जाएगा। 36 गुणा z बटा 12 करूंगा तो 12 तिया 36, 3z आ जाएगा। 36 गुणा 1 करूंगा तो 36 आ जाएगा। मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो बन गया 6x प्लस 4y प्लस 3z। 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल में 36। तो 36 तो एक ही जगह है, ये वाला। तो बड़ा सिंपल था, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। इधर से इधर चले हैं। नेक्स्ट, आज एक रेखा का समीकरण दे रखा है। एक रेखा का कार्टेशियन फॉर्म में समीकरण दे रखा है। साथ में आपको एक समतल दे रखा है और ये रेखा उस समतल में ही स्थित बता रखी है। जो रेखा दे रखी है, कह रहे हैं ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा वो इसी समतल में क्या है, स्थित है। इसका मतलब उस रेखा का प्रत्येक पॉइंट समतल में है। उस रेखा का प्रत्येक पॉइंट है वो समतल पर है, तो उस रेखा का प्रत्येक पॉइंट उस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक तो हो गया पॉइंट वाला कंडीशन। दूसरा क्या होता है समझना, दूसरा क्या होता है, मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है और इसी प्लेन पे एक लाइन है, इसी प्लेन पे एक लाइन है, ठीक है ना। और दूसरा, प्लेन के जो अभिलंब होते हैं वो उस प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ये जैसे प्लेन है, एक समतल है, इस समतल के जो अभिलंब है वो इस पे क्या होते हैं, नॉर्मल जो है वो इस पे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और इसी समतल में कोई लाइन है तो इसका मतलब उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो गया ना, कौन, उस समतल का अभिलंब, उस समतल का अभिलंब। तो ध्यान देना, एक लाइन समतल में ही है, समतल में ही स्थित है, इसका मतलब उस समतल का जो अभिलंब है वो समतल पे जो लंबवत होता है वो उस लाइन पे भी लंबवत है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास दो लाइन होंगी तो उन दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास होंगे दिक् अनुपात आपके पास होंगे। और अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। आपको पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर का मान बताना है, तो इसको देखो हल करते हैं अपन। सबसे पहले तो जो लाइन दे रखी है आपको x -3 डिवाइड में 2, y +2 डिवाइड में -1, z +4 डिवाइड में, तो सामान्य समीकरण आपके दिमाग में होगा। ये वाले जो पॉइंट होते हैं साइन चेंज करने के साथ में वो किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से लाइन गुजरती है, और ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस लाइन में अगर बिंदु हम निकालें, पॉइंट निकालें, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो क्या है, इसका साइन चेंज करूंगा तो +3 हो जाएगा, +2 को साइन चेंज करके -2 लूंगा, +4 को साइन चेंज करके -4 लूंगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा यहाँ माइनस देखने को मिलता है। x - x1, y - y1, z - z1 बटे में abc होते हैं। abc को हम क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं, डायरेक्शन और रेशियोज, डायरेक्शन और रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -1 और 3। तो ये तो इस लाइन के हैं। हाँ जी, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, चलो एक और यहाँ पे प्लेन का जो समीकरण है px + qy - z बराबर में कितना है, 9। इस प्लेन पर जो नॉर्मल होते हैं उस नॉर्मल के
उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिक अनुपात है वो इसी में देखने को मिल जाते हैं प्लेन में ही। इस प्लेन में एक्स वाई जेड जहां भी मिले उसके जो गुणांक होते हैं वही नॉर्मल के क्या होते हैं, नॉर्मल अभिलंब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियोज वो क्या है, वो है x का कोफिशिएंट p, y का कोफिशिएंट q और z का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -1। अब ये दो बातें ही दो इक्वेशन बना देगी, एक तो पॉइंट से बन जाएगा, एक डायरेक्शन रेशियो से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन प्लेन में है और ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य होता है। और दूसरा ये पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसको प्लेन को, क्योंकि ये वाली जो लाइन है उस प्लेन में, इस लाइन का प्रत्येक बिंदु प्लेन में है, इसका मतलब ये बिंदु भी उस प्लेन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल में जो 9 है इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0.3 -2 -4 इसमें है, तो आपको पॉइंट है, क्या है पॉइंट, 3 -2 -4, 3 -2 -4 है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू रख दो एक्स वाई जेड के मान, पी को पी एक्स तो 3p -2 तो -2q, जेड की वैल्यू माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल में क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 3p -2q इक्वल में क्या आ जाएगा 5। तो आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब वापस आपको ये पता है क्या कि जो डायरेक्शन रेशियोज थे जो लाइन के थे वो थे 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, और दूसरे के थे p q और -1 है। तो डायरेक्ट मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग होते हैं उनका डायरेक्ट इनटू हो जाता है। तो जो पहला है वो पहले से, सेकंड सेकंड से, थर्ड है वो थर्ड से हो जाएगा। तो 2 का किससे हो जाएगा p से, -1 का q से और 3 का -1 से। तो 2p -q, 2p -q, 3 इंटू -1 -3, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो फर्स्ट कंसेप्ट लगाया था हमने, ये हमने सेकंड कंसेप्ट लगाया है दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं साइन, 2p -q प्लस सॉरी -3, 2p -q -3 इक्वल 0 है। इससे हम नाम दे देते हैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, बराबर में कितना आ गया 3, यहाँ से इसको नाम समीकरण 2 दे दो, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से p और q के मान निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे तो q का मान इसमें रख दो, तो यहाँ से अगर p -2, यहाँ से q का जो मान होगा वो हो जाएगा 2p -3, ये इधर प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो q का जो मान है वो है 2p -3 इक्वल में कितना है 5। तो 3p -4p माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 इंटू 2 6 इक्वल में कितना है 5 है। तो यहाँ पे माइनस p की वैल्यू कितनी बची है, माइनस का 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई +1, p की वैल्यू क्या आ गई +1। अगर p का मान +1 है, अगर p का मान +1 है
तो +1 यहाँ रख दो, तो Q का जो मान है वो आ जाएगा -1। Q का मान क्या आ जाएगा? -1। अब आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पूछा गया है p² + q²। आपसे पूछा गया है p² + q², तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। आपसे पूछा गया है p² + q², p की वैल्यू +1 है और q की वैल्यू -1 है। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो +2 बना है। क्या बना है? प्लस से। तो इस प्रकार पूरा बेसिक से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक रेखा बिंदु 2 2 से गुजरती है तथा रेखा 3x - y = 2 के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है ना? ये क्या है? लंबवत है। तो इसका y x का अंतःखंड बताइए। किसका? जो रेखा 2 2 से पास हो रही है और इसके क्या है? लंबवत है। अब ध्यान देना, बड़ा सिंपल है। क्या? जब हमारे पास कोई लाइन होती है, मान लो कोई लाइन हमारे पास ax + by + c = 0 है। ठीक है ना? और अगर ये कोई लाइन ऐसे है और इसके लंबवत कोई दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना? तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो, तो x के गुणा में b आ जाएगा और y के गुणा में a आ जाएगा। y के गुणा में क्या आ जाएगा? a। पहला काम तो ये एक्स वाई के गुणांक चेंज कर दो, फिर बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दो। कांस्टेंट कुछ नया ले लो, c की जगह क्या ले लो? नया। तो k मान लेते, बराबर में क्या? 0। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा याद रखोगे तो समय बचा जाओगे, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? एक्स वाई के जो कोफिशिएंट गुणांक है उनको चेंज कर दूंगा। तो मैंने x के गुणा में y का गुणांक लिख दिया और y के गुणांक में x का गुणांक लिख दिया। फिर दूसरा काम है, जो बीच का साइन है उसको चेंज कर दो। फिर जो कांस्टेंट है कुछ नया ले लो अपनी तरफ से। तो ये वाली लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। अब नई वाली जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास भी हो रही है। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको बना लेते हैं। अच्छा, अपने क्वेश्चन में लाइन क्या दे रखी है? अपने क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, वो दे रखी है 3x - y इक्वल में क्या दे रखा है? 2। ठीक है ना? मान लो ये एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा? तो x और y के कोफिशिएंट चेंज कर दो। x और y के कोफिशिएंट, x के गुणा में 3 है वो y के चला जाएगा और y के गुणा में क्या है? 1 है वो यहाँ रह जाएगा और बीच में चिन्ह माइनस का, वो किसका हो जाएगा? प्लस का। और जो कांस्टेंट है उसको हम क्या मान लेंगे? a। बराबर में क्या आ जाएगा? 0। बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब नई वाली जो लाइन है, नई वाली लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? वो पॉइंट दे रखा है 2 2। इसका मतलब 2 2 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं और y की वैल्यू भी अगर 2 रखूं, तो k का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 + 6, 2 + 6, k का मान मेरे पास कितना आ गया? -8। k का मान कितना आ गया मेरे पास? -8। सही है। तो k की वैल्यू आ चुकी है, तो अब इक्वेशन बना दूंगा मैं। k की वैल्यू आ चुकी है तो अब इक्वेशन बना दूंगा। ये वाली इक्वेशन है, इसका y अंतःखंड पूछा है, तो इसमें k का मान रख दो -8। x + 3y, x + 3y, k का मान -8 आया है, इक्वल में क्या आ गया? 0। इसका अगर मुझे y इंटरसेप्ट बताना है तो x 0 रख दो। x का मान क्या रख दो? 0 रख दो। x का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो 3y बराबर क्या आ जाएगा? 8।
और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। इसका मतलब ये y x को 8/3 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर आपको x इंटरसेप्ट पूछा होता तो y को 0 रख देते। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 8/3, 8/3। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही है। और भाई अगर क्लासें ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, अगर कुछ समझ में आ रहा है बेसिक, तो क्लासें कंटिन्यू रखो। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।